वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का वो पड़ाव जहां पर अब बात करने वाले हैं आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, सुनील सुब्रमण्यम मार्केट एक्सपर्ट, अरविंद नंदन एमडी रिसर्च एंड कंसल्टिंग सिविल्स। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और सुनील सर आपके पास आऊँगी क्योंकि हमेशा देखिए हम इन्वेस्टमेंट्स की जब बात करते हैं, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपके पास होना चाहिए। और हम जानते हैं कि भारतीयों को सोना और रियल एस्टेट निवेश के लिहाज से बहुत ही कंफर्टेबल विकल्प लगते हैं। रियल एस्टेट एक बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट भी है, बहुत लंबे समय तक आप इसका लोन भी चुकाते रहते हैं और ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आपके लिए हमेशा रहता है। जब भी कोई अपनी पहली सैलरी उसको हाथ में आती है तो पहली चीज़ जो बोली जाती है माँ बाप की तरफ से भी कि बेटा पैसा जमा करो, घर खरीदना है। अब ऐसे में घर खरीदने का सही टाइम क्या होता है और घर खरीदने में अगर आपने देरी कर दी है तो वो देर भी किस समय का होता है, कैसे आप समझाएंगे इसको सुनील सर? मैं कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि रियल एस्टेट एक कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि जैसे स्टॉक मार्केट में मार्जिन ट्रेडिंग सुना होगा कि किसी ने कुछ पैसा डाला फिर वो स्टॉक्स को गिरवी रख के उन्होंने और निवेश किया मार्केट में, उसको मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। वैसे इसको मैं मार्जिन इन्वेस्टमेंट कहूंगा, यानी घर खरीदने के लिए आसानी से आपको हाउसिंग लोन्स मिलते हैं और कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे आपको खाली 15% आपका निधि होना चाहिए, 85% वो देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मंथली जो रकम देना है, ईएमआई उसको कहते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, वो कम होती है जब आप उम्र आपका कम होता है। और आजकल 20, 25, 30 साल तक भी देने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में जितनी जल्दी हो सके आप शुरू करेंगे। अगर आप पढ़ाई खत्म करके एक नौकरी में दाखिल हो गए हो, 25-26 साल के हो, तो आपके पास रिटायरमेंट तक 35 साल का वक्त है। तो मेरे ख्याल में जितनी जल्दी आप एक 25-30 साल की एक लोन लेकर एक छोटा सा घर खरीद ले, तो दो एडवांटेज होती है इसमें। शायद वो घर आपके रहने के लायक 10 साल के बाद नहीं होगा क्योंकि उस वक्त आपके पास जो कैपिटल है वो कम होगी, मगर फिर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो 10 साल 15 साल के बाद उसी घर को बेचकर एक नया घर खरीदने के लिए उसको वो प्रिंसिपल में आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि जितना जल्दी हो सके करना है। अगर आपने डिले कर दिया, क्या हर साल, क्या इंडिया ऐसी देश है जहाँ पे आबादी, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस देश है हम, और लैंड साइज में देखें हम 7वीं रैंक पे ही है। नंबर वन, अव्वल नंबर इन पॉपुलेशन बट ओनली 7th रैंक इन लैंड, यानी पीपल का प्रेशर ऑन लैंड पे ज्यादा होता है। इसके अलावा इंडिया में एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी होने के कारण ज्यादा लैंड एग्रीकल्चर में होता है जो घर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में जो जगह है उसी में होता है। तो लैंड के ऊपर प्रेशर रहेगा तो लैंड की प्राइसेस बढ़ती जाएगी। और जैसे आप इसको डिले करेंगे, आपको ना ही जो उम्र मिलता है जितनी लंबी लोन ले वो कम होता है, आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी क्योंकि लैंड प्राइसेस भी बढ़ रही है। और ये चीज को हाथ में रखते हुए मैं मानता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप एक होम लोन के जरिए एक घर खरीदने की जितनी जल्दी हो सके आप शुरू करा दें। यही मेरी सलाह होगी। चलिए अरविंद आपके पास ही मैं आना चाहूँगी क्योंकि आपसे हमें मौजूदा हाल जो है रियल एस्टेट के वो भी जानने हैं और इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी बाइंग की जो हम जोश देख रहे हैं उस पर भी मुझे बातचीत करनी है आपसे। ट्रेंड्स में बदलाव से अगर आप शुरू करना चाहें कि किस तरह से हमने बायर मेंटालिटी भी बदली है और किस तरह से लोग एक घर तो खरीदना बहुत ज़रूरी होता है लेकिन अपने लिए लोग एक सेकंड होम भी खरीदना पसंद करते हैं जो कि जहाँ रहते हैं उसके आउटस्कर्ट्स में हो, इलाके के अलग हो। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स आपको क्या बदलाव देखने को मिले हैं और किस तरह से अब एक बार फिर से हम सेक्टर में रिवाइवल देख रहे हैं और डिमांड के लिहाज से भी फिलहाल क्या स्थिति है? जी। देखिए, सबसे पहले जो सुनील जी ने बात कही उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं मैं। रियल एस्टेट में जो टाइमिंग है वो टाइमिंग से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको कितना लंबा होल्ड करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आप लंबी देर तक उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं और आपको फायदा मिलता है। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल पर। देखिए, पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट को काफी सहना पड़ा था, मार लगी थी, खासकर जब कोविड आया था। लेकिन रिकवरी जो हुई है पिछले 1.5-2 वर्षों में वो भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हुई है। और अब पिछले एक साल में 2024 में हमने देखा कि कमर्शियल रियल एस्टेट में, इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग में, रेजिडेंशियल में, लगभग सारे सेक्टर्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और एक नया पीक आया है हर एक में, सेल्स का या अब्जॉर्प्शन का।
अब इसमें जो ट्रेंड है, रेजिडेंशियल की बात करते हैं क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है हमारे दर्शकों का। रेजिडेंशियल में इस मार्केट में ये हुआ है पिछले 1.5-2 वर्षों में कि मार्केट का प्रीमियराइजेशन हो गया है काफी ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि 2 करोड़, 5 करोड़ या इससे ऊपर की कीमतों के मकानों में बहुत तेज वृद्धि हुई है, कीमतों में भी और सेल्स में भी। और अब इस वर्ष में उम्मीद है कि थोड़ा डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ मार्केट बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल सेगमेंट में उतनी सेल नहीं हुई पिछले 1 वर्ष में, 1-1.5 वर्ष में। तो इस समय जो मार्केट की सिचुएशन है, इसमें 1.5-2 करोड़ और से ऊपर की सेगमेंट में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग रेट पे वृद्धि हुई है। लेकिन अगर आप मुंबई, दिल्ली, बड़े शहरों को ले लें तो कहीं 22% अंडर कंस्ट्रक्शन में वृद्धि हो गई है 1 साल में, कहीं 50% तक की वृद्धि हो गई है वैल्यूज में। तो इसलिए अगर आप टाइम करना चाहते हैं मार्केट को, तो शायद आपको तुरंत इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वृद्धि आगे भी चलेगी अगले 1 वर्ष तक या उससे ऊपर तक। चलिए, अब सुनील जी कैसे समझे कि आप जितनी चादर है उतना ही पैर फैला रहे हैं। देखिए, घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है, आपके नाम का एक आशियाना हो, ये चाहत हर किसी के मन में होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी हैसियत से ज़्यादा आपको नहीं उड़ना चाहिए। वो हम कैसे अपने लिए तय करें, क्योंकि ये एक बहुत लंबा फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए आपको बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, और इसका मुनाफा भी तभी आपको होगा जब आप लंबे समय तक रहेंगे और जिस तरह की वैल्यू आपने उस पर खरीदा है उससे ज़्यादा मिलने के आसार बहुत लंबे समय के बाद ही सामने आते हैं, उसका फल तब मिलता है। लेकिन कैसे डिसाइड करें कि ये हमारे लिए सही कॉस्ट है या हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे? ऐसी बात है ना, आपकी जो टोटल इनकम होती है उसमें तो समझिए टैक्सेस तो कटवाना ही है। तो पोस्ट टैक्स आपका जो मंथली इनकम होता है, मैं समझता हूँ कि उससे में 50% से ज्यादा आपका ईएमआई का बर्डन नहीं होना चाहिए। बाकी 50% में आप बाकी के सेविंग्स, आपके खर्चे, ये सब मैनेज कर सकते हैं। मगर अगर 50% का रूल आप अपनाएं तो आपको सही। सेकंड मैं कहूंगा 15 से 20 साल, मेरे 30 साल तक देंगे, पर 30 साल वाली लोन में क्या होता है ना कि 5-10 साल के बाद देखेंगे तो पूरा जो आपने पैसा भराया है ईएमआई में, वो खाली ब्याज को कवर करने में ही गया है, आपकी प्रिंसिपल घटे ही नहीं। तो ये 30 साल वाला लोन आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा, मगर उसमें जाके आप फंस जा सकते हो। तो मेरे ख्याल में 15 एक आइडियल टाइम है, 15 से 20 मैक्सिमम रखिए। तो उस हिसाब से आपको जो मंथली ईएमआई होती है उसका कैलकुलेटर मिलता है कि कितना वैल्यू का हाउस आप खरीद सकते हैं और कितना लोन ले सकते हैं। और अगर आप हाउसिंग लोन कंपनी के पास जाए, वो भी यही मैथ्स आपको करके आपको बताएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से भी वो भी जज करना चाह रहे हैं कि आप ओवर बोरो ना करें। तो मेरे ख्याल में आप ये एक थंब रूल रखिए, 50% पोस्ट टैक्स आपके मंथली इनकम ही शुड बी योर ईएमआई, और उस ईएमआई के बेसिस पे आप 15 या 20 साल की लोन आसानी से ले सकते हैं। सेकंड चीज क्या है कि वो जो बाकी जो रकम आपको देना है कि लोन वो देंगे 80% समझिए, 20% आपको अपना पैसा डालना होगा। वो आपकी बैंक में बैलेंस कितना है उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो एक आपका जो वो मार्जिन मनी है 15, 20 या 25%, मेरे ख्याल में वो आइडियल होता है 40%। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग वो जो घर खरीद रहे हैं, अगर वो रहने रही है तो वो उसमें ब्याज दो रेंट जो आता है ना, उसको भी इनकम में ले लेते हैं। पर क्या होता है कि कभी होता है कि आपके घर खाली पड़ जाए, और इसीलिए तब आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं अपने लाइफ में मैंने 60-40 यानी एक हाउस की वैल्यू में 60% हाउसिंग लोन, 40% में सेविंग डालकर फिर ये 50% का रूल को इस्तेमाल करके दैट्स हाउ मैंने डिसाइड किया कि कैसे कौन सी साइज की घर खरीदनी चाहिए। अब अगर घर की प्लानिंग तय हो चुकी है तो अरविंद जी, मौजूदा हाल में कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? देखिए, हर शहर में इस तरह के आपको पॉकेट्स मिलेंगे। तो अगर हम बहुत मोटे तौर पर देखना चाहें तो मान लीजिए कि आप मुंबई या दिल्ली, एनसीआर या बैंगलोर जैसे जगहों पर जा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका बजट 1 करोड़ से नीचे का है तो आपको उन मार्केट्स में जाना है जहां पर करंट बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप ऐसी मार्केट, मान लीजिए आप साउथ दिल्ली में चले जाते हैं, तो आपके लिए मिड सेगमेंट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपको मिलेगा तो उसकी आपको ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी हो जाएगा, यानी पेचीदगियां बढ़ जाती हैं। तो आप स्टिक करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव के कुछ हिस्सों में। हर सेक्टर का नाम लेना शायद तुरंत संभव नहीं होगा। इसी तरह अगर आप मुंबई आते हैं तो आपको
ईस्टर्न सबर्ब्स या नवी मुंबई की तरफ जाना होगा, तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है कविता जी। ये हम एक ब्लैंकेट तौर पर कहना मुश्किल है कि आप कहाँ चले जाएं। अगर आप गोवा जाते हैं तो गोवा में भी 4-5 ऐसे मार्केट्स हैं, जैसे कि जिसको हम इन दिनों चापोरा डेल्टा के नाम से लेते हैं, डेल्टा का जो मार्केट है, या फिर पेरी कोस्टल जो कोस्टल एरिया से थोड़ा ईस्ट में है। इन मार्केट्स में आप जा सकते हैं। तो हर मार्केट की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर मार्केट के अलग अवयव हैं, आयाम हैं। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कविता जी, अगर आप मुझे आधा मिनट दें, और वो ये है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो सुनील जी ने कहा कि आप 40% तक का लीजिए। एक चीज और ध्यान रखिए, अक्सर, हमेशा नहीं तो अक्सर ये होता है कि आपको मकान खरीदने के बाद उसमें खर्चा करना पड़ता है, इंटीरियर्स करवाने के लिए, कुछ करवाने के लिए, और ये एक ऐसा खर्चा है जो हम कई बार शुरू में मिस कर जाते हैं प्लानिंग में। तो आप 10, 15, 20 लाख का एडिशनल खर्चा ये मानकर चलिए कि आपका हो सकता है, घर का साइज और आपकी जो एम्बिशन है उसके हिसाब से। और राइट, एक अंतिम सवाल, 30 सेकंड का समय मेरे साथ मेरे पास। सुनील सर, रीट्स को लेकर आपका क्या कहना होगा? ये बहुत बढ़िया एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको रियल एस्टेट की एप्रिसिएशन में पार्टिसिपेट करने में। इसमें एडवांटेजेस क्या है मैं बताता हूँ। एक, लोकेशन इंडिपेंडेंट है, आप चेन्नई में रह सकते हो और रीट में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी दिल्ली में हो सकती है, वेरएज फिजिकल रियल एस्टेट ये करना नामुमकिन है। नंबर 1। नंबर 2, ये टोटली पेपर बेस्ड है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आते हैं, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, फलाना फलाना, वो सब इसमें नहीं आते हैं। तीसरी बात है कि ये कमर्शियल रियल एस्टेट, अब एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अच्छा कमर्शियल रियल एस्टेट ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, वेरएज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो इंडिया में भरपूर के आ रही है, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, बड़े बड़े कंपनियां यहाँ सेटअप कर, उसके कारण रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट में बहुत बूम हो रहा है। उसका जो रीट आता है, तो पेपर आता है, उससे आप पार्टिसिपेट करेंगे तो कमर्शियल रियल एस्टेट का एडवांटेज भी आपको एक इंडिविजुअल व्यक्ति को मिलता है। चौथी चीज है कि कमर्शियल रियल एस्टेट की रेंटल यील्ड्स आपको दुगना होती है कंपेयर टू रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल में आपको 1.5 से 3% ही रील मिलता है, वेरएज कमर्शियल में 7 से 8% आसानी से मिल सकता है। तो ये सब चीज मान लेंगे तो रियल एस्टेट एज इन्वेस्टमेंट के लिए रीट बहुत बहुत एक अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जहां बिना ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बिना ये कमर्शियल रियल एस्टेट में आप पार्टिसिपेट करके अपना वेल्थ क्रिएशन विथ रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास बिल्ड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी उसमें अभी एसेट एलोकेशन फंड्स में रीट्स को भी शामिल करते हैं, तो उसको आप चुन सकते हैं। और सेबी ने भी इनिशिएट किया है कि लो लेवल में भी इंडिविजुअल रीट्स में पीपल पार्टिसिपेट करें, ये रेगुलेशंस भी आ रही है। तो ये सब में आपको ध्यान देना की जरूरत है कि बहुत बढ़िया इमर्जिंग एक एसेट क्लास है रीट्स। चलिए, कुल मिला के यहाँ पर किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में आपको रियल एस्टेट को जगह देनी चाहिए, खुद प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर क्या टाइमिंग आपके लिए सही होनी चाहिए, इस पर हमने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला और तमाम पेचीदगियाँ इतनी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को आज आपने समझाई। इसी के साथ वक्त हो चला है शो को भी समाप्त करने का, और जाते जाते एक बार फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर और साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। नमस्कार।